सिनेमा की दुनिया में हमेशा एक बात कही जाती है, हीरो तभी बड़ा बनता है जब उसकी दुनिया उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो, जब उसके आसपास ऐसे किरदार खड़े हों जो उस हीरो को पल भर में मिटा सके। और यही वजह है कि जब से टॉक्सिक नाम की इस फिल्म का ऐलान हुआ है, दर्शक सिर्फ यश को देखने का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि उस खतरनाक दुनिया की पहली झलक देखने को बेताब थे जिसमें ये कहानी घटने वाली है। पिछले कुछ दिनों में जब 5 महिला किरदारों के 5 अलग अलग पोस्टर रिलीज हुए, तो ऐसा लगा जैसे मेकर्स ने धीरे धीरे हमारे सामने इस अंधेरी दुनिया का नक्शा खोल दिया हो। जैसे किसी शतरंज की बिसात पर 5 घातक मोहरे एक एक करके रख दिए गए हों और बीच में कहीं एक राजा यानी यश इस तूफानी खेल में फंसा हुआ हो। टॉक्सिक के इन पोस्टर्स को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फोटो नहीं है, बल्कि एक विजुअल भाषा है, एक मनोवैज्ञानिक संकेत है, एक छिपा हुआ प्रतीक है। ये हमें बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक्शन के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर चेहरा 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक जो लाइट में दिखता है और एक जो शैडो में छिपा हुआ है। और यही वजह है कि टॉक्सिक का हर पोस्टर द किरोस्कुरो इफेक्ट को भारी मात्रा में इस्तेमाल करता है। बेहद तेज उजाले और गहरी अंधेरी छाया का टकराव। ये तकनीक तब इस्तेमाल की जाती है जब कहानी में हर किरदार के अंदर ड्युअलिटी हो, जब वे दुनिया को कुछ और दिखाते हों लेकिन अंदर से बिल्कुल उलट हो। सबसे पहला पोस्टर कियारा आडवाणी के किरदार नाडिया का है। इस पोस्टर को देखते ही हमें एक परफॉर्मेंस स्टेज की झलक मिलती है जो किसी सर्कस जैसा लगता है। सिनेमा में स्टेज का मतलब हमेशा डिसेप्शन रहा है, यानी धोखा। जो दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं। नाडिया दुनिया के लिए परफॉर्म करती दिखती है, लेकिन उसके चेहरे की गहराई, उसकी आंखों का खालीपन और उसके पैरों का नंगेपन हमें बताता है कि वो भीतर से टूटी हुई है, कमजोर है, फंसी हुई है। इतने भव्य कॉस्ट्यूम में किसी किरदार को नंगे पैर दिखाना सीधा सिंबॉलिक जेस्चर होता है, वल्नरेबिलिटी का, हेल्पलेसनेस का, उस दर्द का जिसे वो दुनिया से छुपा रही है। उसका नाम नाडिया स्लाविक भाषा से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है उम्मीद। यानी इस अंधेरे संसार में नाडिया शायद वो इमोशनल एंकर होगी जो यश के किरदार को इंसान बनाए रखेगी, उसे रास्ता दिखाएगी। दूसरा पोस्टर आता है हुमा कुरैशी का, जो यहाँ एलिजाबेथ के रूप में दिखाई देती है। जहाँ नाडिया कमजोर और टूटती हुई लगती है, वही एलिजाबेथ मजबूत, ठंडी और निर्दयी दिखाई देती है। पीछे पुरानी कार, काले कपड़े और कब्रिस्तान जैसी पृष्ठभूमि ये संकेत देते हैं कि वो एक ऐसे साम्राज्य की मुखिया हो सकती है जिसका निर्माण मौत और डर पर टिका है। सिनेमा में महिला किरदार को ऐसे विजुअल्स के साथ दिखाया जाए तो इसका एक अर्थ निकलता है, मैट्रियार्क ऑफ पावर, यानी एक ऐसी स्त्री जो सत्ता चलाती है, फैसले लेती है और जिसे खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। एलिजाबेथ नाम भी रॉयल्टी का प्रतीक है, यानी उसके भीतर शाही रौब भी है और कठोर आदेश देने की क्षमता भी। ये किरदार यश के सीधे टकराव में खड़ा हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे केजीएफ में रमिका सेन का स्थान था। वो इस अंधेरी दुनिया की राजनीति को नियंत्रित करती है और हर फैसले का असर पूरी कहानी पर पड़ता है। तीसरा पोस्टर नयनतारा का है, जिनका किरदार गंगा नाम से पेश किया गया है। गंगा नाम सुनते ही पवित्रता की छवि बनती है, लेकिन यहाँ गंगा अपने हाथ में पंप एक्शन शॉटगन लिए खड़ी है और ये शॉटगन तब इस्तेमाल होती है जब चेतावनी देने का समय नहीं होता। ये किरदार स्पष्ट रूप से ब्रूट फोर्स है। पीछे खड़ा कैसीनो और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें बताते हैं कि वह किसी बड़े गैंग या माफिया एम्पायर के फ्रंट लाइन पर है। वो पीछे नहीं, सबसे आगे खड़ी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज का मतलब एक ही है, नियम मैं बनाती हूँ और जो मेरे खिलाफ जाए उसका अंत मैं करती हूँ। कई अफवाहों के अनुसार ये किरदार यश के करीब या उसके गैंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि पोस्टर में खड़े बाउंसरों के टैटू यश के पोस्टर से मिलते हैं। चौथा पोस्टर तारा सुतारिया का है, जो रेबेका की भूमिका में दिखती है। लाल ड्रेस, लाल रोशनी और छोटे हथियार का मतलब एक ही है। ये किरदार फेम फटाल है। वो खूबसूरती के पीछे छुपा हुआ खतरा है। वो नजदीक आकर वार करती है, अपनी मासूमियत से दुश्मनों को जाल में फंसाती है और फिर अचानक से खेल पलट देती है। उनके पोस्टर में गन का ट्रिगर गार्ड गायब होना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटर लगता है, लेकिन संभावना ज्यादा है कि ये जानबूझकर किया गया विजुअल ट्रिक हो, जो फिल्म में उनकी कहानी से जुड़ा रहस्य दर्शाता है। वो किरदार सिनेमाई दुनिया में चालाकी, प्रलोभन और विश्वासघात की परिभाषा हो सकता है। और आखिरी पोस्टर आता है रुक्मणी वसंत का,
मेलिसा के रूप में। उनकी आंखों में न डर है न मासूमियत, वहां सिर्फ कैलकुलेशन है, जैसे हर चीज को परखने वाला दिमाग एक एक चाल सोच चुका हो। यह किरदार शायद जासूसी करता हो, शायद दुश्मनों के बीच जाकर जानकारी लाता हो, या शायद किसी गैंग का गुप्त हथियार हो। पृष्ठभूमि में क्लब का माहौल और अंधेरी नाइट लाइफ हमें बताती है कि यह दुनिया सिर्फ हिंसा से नहीं भरी, बल्कि इसमें अडल्ट एलिमेंट्स भी हैं, जो संकेत देता है कि फिल्म संभवतः एरेटेड हो सकती है। इन पांचों किरदारों को एक साथ देखें तो टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम यूनिवर्स लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर चेहरा दोराहा है, हर संबंध सांप सीढ़ी है और हर कदम जीवन मरण से जुड़ा है। यश इस दुनिया में केवल लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो इन पांचों किरदारों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये फेरी टेल नहीं है, ये फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है, एक ऐसा खेल जहां हर मोहरा डेडली है। जब हम टॉक्सिक के इन पांचों पोस्टर्स को गहराई से समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये फिल्म केवल किरदारों की प्रस्तुति नहीं कर रही, बल्कि एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम हमारे सामने खोल रही है। ये कैरेक्टर्स वैसे नहीं है जैसे आमतौर पर बॉलीवुड या भारतीय सिनेमा में दिखाए जाते हैं, जहां हीरो अच्छा, विलेन बुरा और बाकी सभी पात्र सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। टॉक्सिक की दुनिया में हर कैरेक्टर एक सिस्टम का हिस्सा है, हर व्यक्ति किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और हर घटना एक रिएक्शन नहीं बल्कि केयरफुली प्लान्ड एक्शन का परिणाम लगती है। सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जो इन पोस्टर्स के पीछे छिपी हुई है। ये दुनिया 60 और 80 के दशक के बीच की प्रतीत होती है। उस दौर का भारत, वो समय जब काला धन, सोने की तस्करी, ड्रग ट्रेड, अवैध कैसीनो और गोवा जैसी जगहों पर चलने वाली गुप्त गतिविधियां अपने चरम पर थी। उस समय का अंडरवर्ल्ड सिर्फ बंदूकें चलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति, व्यवसाय, एंटरटेनमेंट और POWR सभी शामिल थे। टॉक्सिक का विजुअल टोन यही संकेत देता है कि ये फिल्म उस दुनिया के सबसे अंधेरे गलियारों में उतरने वाली है, जहां विश्वास केवल एक जाल होता है और जहां किसी पर भरोसा करना खुद को मौत के पंजों में सौंपने जैसा होता है। अब इन 5 किरदारों की पोजीशनिंग को देखें। नाडिया, जो उम्मीद का प्रतीक है, कहानी में सबसे भावनात्मक पात्र लगती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वल्नरेबल कैरेक्टर्स अक्सर सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिगर बनते हैं। उनकी कमजोरी अक्सर कहानी को सबसे खतरनाक दिशा में मोड़ती है, क्योंकि एक नाजुक इंसान के साथ होने वाली हर घटना सीधे मुख्य पात्र यानी यश के निर्णयों को प्रभावित करेगी। यानी नाडिया सिर्फ एक हेल्पलेस कैरेक्टर नहीं है, वो इस कहानी की इमोशनल कैटलिस्ट हो सकती है। ये वो पात्र है जिसके कारण यश किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो सही हो या गलत। दूसरी तरफ एलिजाबेथ, जो शक्ति का प्रतिरूप है, उसके खिलाफ जाना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेकिन उसकी ताकत केवल हथियार या गुंडों में नहीं है, उसकी ताकत उसके दिमाग में है, उसकी राजनीति में है, उसके निर्णयों में है और उसके कनेक्शंस में है। ये किरदार उस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसे बदलना लगभग असंभव है। वो रूल मेकर है जिसके नियम तोड़ते ही युद्ध शुरू हो जाता है। उसकी ठंडी निगाहें और सख्त चेहरे का भाव बताते हैं कि वो किसी भी कमजोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी उसके सामने आएगा उसे वह मिटा देगी। यश का इस किरदार से टकराव कहानी का सबसे शक्तिशाली संघर्ष हो सकता है। अब गंगा, नयनतारा का रोल, वो ब्रूट फोर्स है। वो कानून नहीं समझती, सिर्फ आदेश मानती है और कभी कभी आदेश भी नहीं, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलती है। वो बंदूक उठाने में 2 पल नहीं लगाती और हथियार उठाना उसके लिए ब्रीदिंग की तरह नेचुरल लगता है। उसके पीछे खड़ा कैसीनो और सिक्योरिटी बताता है कि वो किसी बड़े एम्पायर की गेटकीपर है। उसकी प्राइमरी ताकत यह है कि उसे डर नहीं लगता, उसे रुकना नहीं आता और उसे पीछे हटना नहीं आता। यदि वह यश के खिलाफ हो गई तो यश की जान हर पल खतरे में होगी, और यदि वह यश की साथी है तो यश के दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये एम्बिग्यूटी ही उसके कैरेक्टर को एक्सप्लोसिव बनाती है। रेबेका की बात करें तो वो सबसे दिलचस्प है, क्योंकि उसमें चार्म भी है और डेंजर भी। वो इस कहानी की अनप्रेडिक्टेबल चाल है। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती और शायद कोई उस पर भी भरोसा नहीं करता। उसका छोटा हथियार बताता है कि वह क्लोज रेंज ऑपरेटर है, यानी वो सामने वाले की आंखों में देखकर वार करती है। उसकी लाल ड्रेस उसके लाल इरादों का संकेत करती है। लेकिन उसके पोस्टर में जो AI जैसी गलती दिख रही है, गन का ट्रिगर गार्ड गायब होना, वो हो सकता है कहानी का हिस्सा हो। क्या पता रेबेका वास्तव में दोहरी जिंदगी जी रही हो।
एक असली और एक नकली, या शायद वो ऐसे इल्यूशंस क्रिएट करती हो कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर दें और वो अचानक घात लगा दे। रेबेका एक ऐसी चाल है जिसे हर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। मेलिसा उस किस्म का किरदार है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही सबसे खतरनाक निकलता है। उसकी आंखों में जो ठंडापन है वो मासूमियत का संकेत नहीं बल्कि कैलकुलेशन का है। वो ये सोचती रहती है कि कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है और कब कौन सा कदम उठाना है। उसकी एंट्री बताती है कि वो इस कहानी में सिर्फ एक पॉन नहीं है बल्कि एक अंडरकवर ब्लेड है। वो बाहर से इनोसेंट लगती है, लेकिन भीतर से जासूस, मैनिपुलेटर और शायद बिट्रेयल की जन्नी भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इन पांचों के बीच यश का किरदार कहाँ फिट होता है। यश इस कहानी में सिर्फ हीरो नहीं है, वो इन पांचों शक्तियों के बीच फंसा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हर कदम पहले सोचकर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत निर्णय उसकी दुनिया खत्म कर सकता है। वो ब्रूट फोर्स का सामना ब्रूट फोर्स से नहीं कर सकता, वो मैनिपुलेशन को लॉजिक से नहीं जीत सकता और वह इमोशनल ट्रैप्स में बार बार गिर भी सकता है। ये कहानी यश को केवल लड़ते हुए नहीं दिखाएगी, बल्कि उसे टूटते हुए, संभलते हुए और बदलते हुए दिखाएगी। टॉक्सिक की ये दुनिया एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जहां शक्ति की अपनी भाषा है, लालच की अपनी भाषा है और प्यार की भी एक खतरनाक भाषा है। हर किरदार इस सिस्टम के एक अलग हिस्से का प्रतीक है और ये फिल्म शायद हमें बताएगी कि असली दुश्मन लोग नहीं होते, बल्कि वो गैर देखी हुई ताकतें होती हैं जो लोगों को पपेट्स की तरह ऑपरेट करती हैं। टॉक्सिक की दुनिया को जब हम और गहराई से समझते हैं तो हमें ये महसूस होने लगता है कि ये फिल्म केवल एक्शन, स्टाइल और बड़े कैरेक्टर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी मन की उस जटिलता को दिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी में जो खतरा दिखाई देता है वो केवल बंदूकों और गोलियों का नहीं है। असली खतरा दिमाग का है, मनोविज्ञान का है, उन फैसलों का है जो पल भर में किसी व्यक्ति को हीरो से खलनायक और खलनायक से हीरो बना देते हैं। जब पांच बड़े किरदार एक ही दुनिया में मौजूद हों और हर एक का मकसद अलग हो, तब संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं रहता, वो भीतर भी शुरू हो जाता है, जहां हर इंसान खुद के खिलाफ भी लड़ रहा होता है। अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स के प्रभाव की, उनके फैसलों के नतीजों की और उस दुनिया पर उनके प्रभाव की जहां यश का किरदार फंसा है। शुरुआत करते हैं नाडिया से। नाडिया का किरदार कमजोर दिखाई देता है, लेकिन उसकी कमजोरी ही पूरी कहानी को चलाने वाली चिंगारी बन सकती है। उसकी वल्नरेबिलिटी ही शायद यश की ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर नाडिया पर कोई हमला होता है या उसके साथ कुछ बुरा होता है तो यश का किरदार नियंत्रण खो सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है जो पूरे सिंडिकेट को आग में झोंक दे। ऐसा किरदार कहानी में इमोशनल केओस पैदा करता है और उस केओस का रिपल इफेक्ट पूरे नैरेटिव को प्रभावित करता है। नाडिया का सुरक्षित या असुरक्षित होना ही कई बड़े और खूनी टकराव की जड़ बन सकता है। एलिजाबेथ की मौजूदगी बेहद भारी है। वो अकेले अपने दिमाग से पूरा खेल पलट सकती है। उसकी शक्ति सिर्फ उसके आदेशों में नहीं, बल्कि उसके कनेक्शंस में है। वो इस दुनिया की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल बैकबोन हो सकती है। अगर वो यश के खिलाफ हो जाती है तो यश पर सिर्फ फिजिकल अटैक्स नहीं होंगे, उस पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जा सकता है, उसके लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके ही साथी उसके दुश्मन बन सकते हैं। यानी एलिजाबेथ का एक निर्णय पूरे अंडरवर्ल्ड में भूचाल ला सकता है। वो एक ऐसी लहर है जिसका असर बहुत दूर तक जाता है और ये लहर यश की दुनिया को पूरी तरह हिला सकती है। गंगा का प्रभाव सबसे सीधा और सबसे खतरनाक है। वो ब्रूट फोर्स है और ब्रूट फोर्स का असर लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह होता है, अचानक, शक्तिशाली और बिना चेतावनी के। गंगा का हर एक कदम कहानी में एक धमाके जैसा हो सकता है। यदि वो यश के साथ है तो यश के दुश्मनों के पास उसके सामने टिकने की कोई संभावना नहीं बचेगी, लेकिन अगर वो यश के खिलाफ है तो यश के लिए ब्रीदिंग भी मुश्किल हो जाएगी। गंगा के पास हथियार है, शक्ति है और अंधेरी दुनिया में उसका सम्मान भी है। ऐसे किरदार के फैसले भावुक नहीं होते, बल्कि सीधे और निर्णायक होते हैं, इसलिए उसका हर कदम कहानी की रफ्तार को बदलने की शक्ति रखता है। रेबेका पूरी कहानी का सबसे अस्थिर तत्व है। वो किरदार है जो कहानी को कब और कैसे पलट दे उसका अंदाजा लगाना असंभव है। फैम फटाल नेचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल केओस पैदा करता है। एक मुस्कान से वो दिल जीत सकती है और पलक झपकते ही उसी दिल को तोड़ सकती है। वो अलायंसेस बदल सकती है, रहस्य बेच सकती है और सही समय पर बिट्रेल कर सकती है, जिससे पूरी कहानी उलट जाए।
अगर वो यश की टीम में है तो उसका चार्म एक एडवांटेज बन सकता है, लेकिन अगर वो दोहरी चालें चल रही है तो वो यश के खिलाफ सबसे बड़े हमले की मास्टरमाइंड भी हो सकती है। रेबेका का अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही कहानी को थ्रिल देता है और दर्शक को हर पल सीट के किनारे पर रखता है। मेलिसा के प्रभाव की प्रकृति शांत दिखती है, लेकिन वो सबसे गहरी चोट करती है। उसकी आंखों में जो कैलकुलेशन है वो बताती है कि वो अपने कार्ड्स बहुत सावधानी से खेलती है। ये किरदार उस तरह का डैमेज कर सकता है जो तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ बढ़ता जाता है। वो गलत सूचना फैला सकती है, अलायंसेस में दरार डाल सकती है, दुश्मनों को भरोसा दिला सकती है और फिर आखिरी पल में पूरा खेल घुमा सकती है। ऐसे पात्र के कारण बड़े बड़े शक्तिशाली गैंग टूट जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से सड़न फैलाता है। मेलिसा का असर सटल है, लेकिन उसका नुकसान परमानेंट हो सकता है। अब बात करते हैं यश के किरदार की, जो इस भयंकर जाल में फंसा है। यश की सबसे बड़ी चुनौती फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। वो 5 अलग अलग इरादों वाले 5 खतरनाक कैरेक्टर्स के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि उसके एक गलत निर्णय से पूरा एम्पायर गिर सकता है। यश का कैरेक्टर शायद एक ऐसा आदमी है जिसने अंधेरे को अपनाया है, लेकिन वो अब भी अपने भीतर किसी रोशनी को बचाए रखना चाहता है। वो इंसान है जो अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी दुनिया के लोग उसे चुनौती दे रहे हैं। टॉक्सिक की कहानी का प्रभाव केवल कैरेक्टर्स तक सीमित नहीं है, इसका कल्चरल प्रभाव भी होगा। ये फिल्म पुरानी जेनरेशन के दर्शकों को उनके समय की क्राइम हेवी दुनिया की याद दिला सकती है और नई जेनरेशन को एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर का स्वाद दे सकती है। ये फिल्म मेन स्ट्रीम में वो साहस भी ला सकती है जिसकी जरूरत भारतीय सिनेमा को लंबे समय से थी। अडल्ट थीम्स, मोरली ग्रे कैरेक्टर्स और अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टोरी टेलिंग। भविष्य में ये फिल्म साइकोलॉजिकल क्राइम यूनिवर्स की शुरुआत भी कर सकती है। अगर ये फिल्म व्यूअर्स और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित करती है तो मेकर्स इस दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। स्पिन ऑफ्स, सिक्वेल्स, कैरेक्टर बेस्ड स्टोरीज और डीप लोर एक्सपेंशंस के साथ ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि दिमाग के खेल से चलेगा। टॉक्सिक ये सवाल भी उठाएगी कि अच्छाई और बुराई की असल परिभाषा क्या है। क्या कोई कैरेक्टर अच्छा इसलिए है क्योंकि वो अच्छा दिखता है? क्या कोई कैरेक्टर बुरा इसलिए है क्योंकि वो गलत काम करता है? या क्या असल बुराई वो सिस्टम है जो लोगों को इस मजबूरी में धकेल देता है जहां सर्वाइवल ही एकमात्र कानून बन जाता है? ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि इस डार्क दुनिया में कोई पूरी तरह सफेद नहीं है, कोई पूरी तरह काला नहीं है। सब ग्रे है, सबके पास एक मास्क है और मास्क के पीछे छिपा चेहरा ही इस कहानी का असली मॉन्स्टर है। अब हम टॉक्सिक की इस अंधेरी दुनिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इस भाग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कहानी दर्शकों पर कितना गहरा प्रभाव डालती है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और भविष्य में ये फिल्म किस तरह की सिनेमैटिक दिशा तय कर सकती है। टॉक्सिक सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक व्यवहारिक प्रयोग है। ये दर्शकों को ये दिखाने वाली है कि इंसानी दिमाग की असली लड़ाई कैसी होती है जब 5 अलग अलग शक्तियां एक ही नायक की जिंदगी में तूफान पैदा कर देती है। टॉक्सिक की दुनिया में हर किरदार के भीतर एक गहरी सोच चल रही है। नाडिया का डर और उसकी वल्नरेबिलिटी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो अक्सर परिस्थितियों के शिकार होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें गलत समझ लेती है। नाडिया का कैरेक्टर एक दर्पण है जो वो दर्द दिखाता है जो बाहर से सुंदर और चमकीला दिखने वाले लोगों के भीतर भरा होता है। जब यश का कैरेक्टर उसकी ओर बढ़ता है तो उस कनेक्शन में हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। ये इमोशनल डायमेंशन टॉक्सिक को सिर्फ एक क्राइम फिल्म से ऊपर उठाकर एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन बनाता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ का सत्ता केंद्रित रूप उस अंधेरे शासन की झलक देता है जिसमें पावर ही सच है और इमोशंस महत्वहीन। वो संघर्ष और खामोशी का टकराव है। वो उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने अपने नुकसान और तकलीफों को ताकत में बदल लिया है। उसकी प्रेजेंस ये दिखाती है कि इस दुनिया में सर्वाइवल एक कला है और जो उसे सीख लेता है वही राजा बनता है। एलिजाबेथ के कैरेक्टर की वजह से कहानी में जो पॉलिटिकल लेयरिंग आती है वो यश की जर्नी को और मुश्किल और लेयर्ड बनाती है। वो यश को सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं देती बल्कि एक ऐसी सिस्टम लड़ाई देती है जिसे जीतना लगभग असंभव होता है। गंगा का किरदार क्रूरता और ईमानदारी दोनों का मिश्रण है। वो अपने नियमों पर चलती है और वही नियम कहानी को एक कठोर दिशा देते हैं। अगर वो यश की साथी है तो यश का विरोध करने वाले किसी भी विरोधी के पास मौका नहीं बचेगा।
लेकिन अगर वो यश के खिलाफ है तो यश का हर कदम खतरे से भरा होगा। गंगा इस सिनेमैटिक दुनिया में शक्ति का रॉ रूप है। उसका गुस्सा, उसका रौब, उसकी उपस्थिति इतनी तीव्र है कि वो दर्शकों को डराती भी है और आकर्षित भी करती है। यही डुअल नेचर उसे एक्सप्लोसिव और मेमोरेबल बनाता है। रेबेका कहानी की वो चाल है जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। उसके चेहरे की मुस्कान, उसके कदमों की चुप्पी, उसके जेस्चर्स की सॉफ्टनेस, ये सब इल्यूशंस है। उसके भीतर का असली रूप खतरनाक, चतुर और चालाक है। वो मैनिपुलेट करती है, डिसीव करती है और चार्म का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी मर्जी का खेल खेल सके। रेबेका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो कारण है जिसकी वजह से टॉक्सिक हर पल व्यूअर को सस्पेंस में रखती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो कैरेक्टर दर्शकों को लगातार सोचने पर मजबूर करेगा, अगला मूव क्या होगा। और इसी रहस्य के कारण रेबेका टॉक्सिक की सबसे इंट्रिग्यूइंग ताकत बन जाती है। मेलिसा अपने शांत स्वभाव और गणनात्मक दिमाग के साथ कहानी में वो जहरीला धागा है जो धीरे धीरे पूरी बुनावट को कमजोर करता जाता है। वो दिखने में मासूम है, लेकिन उसकी आंखों में कैलकुलेशन दिखाई देता है। वो उन कैरेक्टर्स में से है जो हमेशा बैकग्राउंड में रहकर सबसे बड़ा डैमेज कर देते हैं। उसका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा डाली गई गलत जानकारी, स्प्रेड किया गया भ्रम और केयरफुली सेट किया गया ट्रस्ट ट्रैप अंत में कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे कैरेक्टर्स सिनेमैटिक थ्रिलर्स की आत्मा होते हैं, क्योंकि उनकी एक चाल पूरी कहानी को उलट देती है। इन पांचों किरदारों के प्रभाव के बीच यश खड़ा है, अकेला लेकिन अडिग। वो सिर्फ बुराई से लड़ने वाला मास हीरो नहीं है, वो मानसिक लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने अतीत की परछाइयों से जूझ रहा है। वो अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो फिसल गया तो पूरा एम्पायर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। टॉक्सिक की कहानी यश को केवल मारने पीटने में नहीं दिखाती, बल्कि उसे परखा भी दिखाती है। उसकी कमजोरी, उसकी भावनाएं, उसका गुस्सा, उसका नियंत्रण, सब खुलकर सामने आता है। अब सवाल यह है कि इस कहानी का भविष्य क्या होगा। यदि ये फिल्म अपने वादों पर खरी उतरती है तो ये भारतीय सिनेमा में साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जॉनर को एक नई पहचान दे सकती है। हम अक्सर मेन स्ट्रीम फिल्मों में एक ही तरह की कहानी देखते हैं, हीरो, विलेन, बदला, जीत। लेकिन टॉक्सिक उस फॉर्मूले को तोड़ देता है। यहाँ कोई साफ सुथरा हीरो नहीं है और कोई पूरी तरह काला विलेन नहीं है। यहाँ सब ग्रे है। ये दुनिया मॉरलिटी पर नहीं चलती, ये दुनिया सर्वाइवल पर चलती है। कहानी का कल्चरल इफेक्ट भी बड़ा हो सकता है। ये फिल्म दर्शकों को एक नए सिनेमैटिक वोकैबुलरी से परिचित करा सकती है। लाइट और शैडो का खेल, साइलेंट एक्सप्रेशंस की भाषा, विजुअल स्टोरी टेलिंग का गहरापन। अगर ये फिल्म सफल होती है तो आने वाले समय में डायरेक्टर्स और राइटर्स इस तरह की लेड स्टोरी टेलिंग पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इंडियन सिनेमा के लिए ये एक शिफ्ट हो सकता है, जहां दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि डेप्थ भी मांगेंगे। टॉक्सिक हमें यह भी सिखाती है कि पावर, लव, बिट्रेल और लॉयल्टी सिर्फ बड़े शब्द नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी बदल सकते हैं। जब 5 कैरेक्टर्स 5 दिशाओं में खींच रहे हों तो किसी भी इंसान का संतुलन बिगड़ ही जाता है। यही इस कहानी की खूबसूरती है। यश सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, वो खुद से भी लड़ रहा है, और यही इंटरनल वॉर ऑडियंस को कहानी से इमोशनली जोड़ती है। अंत में जब हम इन 5 पोस्टर्स को एक साथ सोचते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये कहानी फेरी टेल नहीं है, ये फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है। एक ऐसा खेल जहां हर चाल डेंजरस है, हर मोहरा डेडली है और हर पल अनप्रेडिक्टेबल है। ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि सच कौन है, झूठ कौन है, और इस डार्क दुनिया में असली खतरा कौन है, इंसान या उसके इरादे। ऑडियंस क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, टॉक्सिक में यश का असली दुश्मन कौन होगा? एलिजाबेथ की सत्ता, गंगा की ताकत, रेबेका का धोखा, मेलिसा की चालाकी या नाडिया की वल्नरेबिलिटी? कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब CTA। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह गहरी सिनेमैटिक एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे।